नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं 10 तक। देश की सबसे पुरानी पार्टी हो, देश की सबसे बड़ी पार्टी हो, या फिर चुनाव में नई हवा नई सपा बताने वाली पार्टी हो, पार्टी बहन जी की हो, पार्टी नेताजी की हो, पार्टी भैया की हो, दीदी की हो, हर पार्टी में एक बात कॉमन है। चुनाव आने पर इनके नेता दल बदलते हैं। दल बदल रोकने को देश में कई बार कानून बने, कई बार कानून बदले, लेकिन दल बदलने वाले कभी नहीं रुके। दल बदलने के कारण कई होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा दल बदलुओं का कारण फैमिली फर्स्ट होता है। भाई, भतीजा, बेटा, बहू, पत्नी को टिकट ना मिले तो पार्टी के लिए, तो परिवार के लिए पार्टी के विचार सबका अचार डाल दिया जाता है। ऐसी राजनीति के विरुद्ध पहली दस्तक आप दीजिए। ये चुनाव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। कहीं पत्नी से ही लड़ना है, कहीं बहू बेटे भाई को लड़ाना है। उत्तराखंड में बीजेपी के मंत्री हरक सिंह रावत, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, यूपी में ही बीजेपी संगठन के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह, पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी के भाई मनोहर सिंह। ये वो चेहरे हैं जो चुनाव आने पर घर वालों की टिकट में ऐसे उलझे कि या तो घर जैसी पार्टियां छोड़ दी या घर के भीतर कलह मच गई। कलह भी ऐसी कि आंखों में आंसू आ रहे हैं। पानी पीकर गम गले से नीचे करते हैं। रुमाल से उन आंसू को पोंछने लगते हैं। कहते हैं आंसू जब बहते हैं तो अश्रु नलिकाओं से नाक तक पहुंच जाते हैं। हरक सिंह रावत रोते रोते नाक भी साफ करने लगते हैं। वैसे दावा है कि चुनावी सीजन के इन आंसुओं में रिश्तों और नाक का ही नाता है। हुआ ये कि जिन हरक सिंह के कांग्रेस में रहते हुए 6 साल पहले हिल जाने पर हरीश रावत की सरकार फिर आखिर में हिल ही गई थी, वही हरक सिंह रावत अब बीजेपी में मंत्री रहते हुए हिला दिए गए। इतना हिलाए गए कि हरक सिंह को पार्टी ने ही 6 साल के लिए एक झटके में निष्कासित कर दिया। अपने चेहरा छिपाने के लिए, अपने गलत निर्णय को सही साबित करने के लिए, मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे कि हमने विकास की बात मानी। कौन सी मान ली? हमने सेंट्रल स्कूल दिया कोटद्वार, वायदा था 2017 में हमारा। रोजगार दिया आपने उत्तराखंड के लोगों को, वायदा था उत्तराखंड के लोगों से। महंगाई कम करी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करी। अब आप कुछ भी कह दो, लेकिन मैं इस सबके बावजूद भी, घुटन भरी जिंदगी जीने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में था, क्योंकि मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा। वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। हरक सिंह रावत अब लौटकर उसी कांग्रेस में जाना चाहते हैं जिसके हाथ को 6 साल पहले 9 विधायकों के साथ दल बदल कर कमजोर किया था। क्यों जा रहे हैं? दावा ये कि हरक सिंह अपनी मौजूदा सीट कोटद्वार की जगह दूसरी सीट चाहते थे। साथ ही अपनी बहू अनुकृति के लिए लैंसडाउन सीट से टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने 1 फैमिली 1 टिकट का फॉर्मूला बताकर दल बदलने से पहले ही इनके निष्कासित कर दिया। फैमिली फर्स्ट और फैमिली मैटर्स के फार्मूले पर ही दावा है स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को नेवला और 5 साल तक जिस पार्टी से बेटी सांसद, बेटा विधायकी का उम्मीदवार और ये खुद मंत्री रहे, उसे सांप बताने लगे हैं। आग के रूप में आरएसएस, सांप के रूप में भाजपा, हम लोगों का हक निगल अजगर की तरह रही है, तो स्वामी को नौला बनना पड़ेगा। और स्वामी रूपी नौला इनको कुतर 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 करके टुकड़ों में ऐसा बांटेगा कि इनको भी छठी का दूध आएगा कि किसी ने मेरा पाला पड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी आरोप रहा कि वो पार्टी अपने बेटे बेटियों को मन मुताबिक टिकट न मिलने पर ही छोड़ते रहे। बीएसपी में रहते हुए लगातार मंत्री रहे स्वामी प्रसाद ने दावा है 2016 में इसीलिए पार्टी छोड़ी
कि उनकी बेटी संघमित्रा और बेटे उत्कर्ष को मन मुताबिक सीट से टिकट बीएसपी में नहीं मिला था। बीजेपी में आने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बदायूं से बीजेपी के टिकट पर सांसद बनी, लेकिन बेटा उत्कर्ष बीजेपी का टिकट पाकर भी विधानसभा चुनाव 5 साल पहले हार गया। 2022 में फिर इस बार यही आरोप कि बेटे को मन मुताबिक सीट न पार्टी से मिलने पर बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ दी। सांसद बेटी अब भी बीजेपी में बनी हुई है। इतिहास गवाह है, पहले भी बहुत से ऐसे परिवार और आज भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जो एक परिवार में 4-4 पार्टियां चलती हैं। तो आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी किसी दूसरी पार्टी में और उनकी बेटी किसी दूसरी पार्टी में है, तो ये सवाल सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य पे ही क्यों, बाकियों पे क्यों नहीं? दल बदल के रस्म रिवाज में पार्टी से ज्यादा घर परिवार में फंसने वाले किरदार नंबर 3 है डॉक्टर मनोहर सिंह, पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी के भाई। मुख्यमंत्री के भाई मनोहर सिंह पर एक और शेर फिट बैठता है, न खुदा ही मिला न विसाल सनम। वजह सुन लीजिए। मुख्यमंत्री चन्नी के भाई ने राजनीति में आने के लिए पिछले साल अगस्त में मोहाली जिले के खरार सिविल हॉस्पिटल के सीनियर मेडिकल अफसर का पद छोड़कर वीआरएस ले लिया। पक्का मानकर बैठे थे कि बस्सी पठाना सीट से कांग्रेस के एक कैंडिडेट बनेंगे, लेकिन पंजाब में कांग्रेस ने भी 1 फैमिली 1 टिकट के फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री के भाई को ही टिकट नहीं दिया। लिहाजा नौकरी भी गई, पार्टी का टिकट भी नहीं मिला, तो चन्नी के भाई ने निर्दलीय उतरने का ऐलान कर दिया। यहाँ के लोगों को उसने कंफ्यूजन में डाला कि ये कैंडिडेट होगा। फिर उसने यहाँ के कुछ एमएलएज हैं, उन्होंने मिसगाइड किया है वहाँ जाके कि नहीं जी चन्नी का भाई नहीं जीत पाएगा, चन्नी को भाई को टिकट मत दे देना, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। ये काम करके उन्होंने गलत बात करके ये लोगों के साथ धोखा किया, मेरे साथ धोखा किया। लोगों ने इकट्ठे होकर मुझे कल बताया कि तुम इंडिपेंडेंट लड़ो, मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ। बहु बेटा बेटी और भाई के बाद राजनीति में फैमिली वाली फिल्म के चौथे किरदार हैं उत्तर प्रदेश में मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह। 2017 में मायावती को अपशब्द कहने के बाद दयाशंकर सिंह का ही टिकट कटकर उनकी पत्नी स्वाति सिंह को मिला था। स्वाति सिंह मंत्री बनी। 5 साल बाद पति पत्नी और राजनीति का रिश्ता ऐसा हुआ कि दयाशंकर सिंह कहने लगे, मेरे नाम से ही जब टिकट मिला था तो इस बार मुझको मिले, स्वाति को नहीं। स्वाति सिंह को टिकट मिला तो दयाशंकर सिंह को नहीं मिला था ना। तो आज भी यही हम दूसरे जगह तो नहीं मांगने जा रहे हैं। या तो भाई या तो मांग रहे हैं टिकट, या तो स्वाति सिंह को दो या मुझे दो। भाई अपने परिवार में भाई पार्टी हमको देगी तो उनको नहीं देगी, उनको देगी तो हमको नहीं देगी, एक ही को न देगी। ऑप्शन पार्टी पर है ये। पार्टी का बोल पर ऑप्शन है, पार्टी का ऑप्शन नहीं रहता मैं कहीं और से मांग लेता। परिवार के ऐसे ही द्वंद में कहीं खुद की चाहत, कहीं बहू के लिए टिकट, कहीं बेटे के लिए टिकट, कहीं भाई के लिए टिकट की राजनीति में या तो दिल बदल रहे हैं या दल। बस्सी पठाना से कमलजीत संधू, देहरादून से सुप्रिया भारद्वाज और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ संतोष कुमार, आज तक। चुनाव नजदीक आने पर दल बदलने की कुप्रथा हमारे देश में लंबे समय से अरसे से चली आ रही है। दल बदलकर सिर्फ नेता, विधायक या सांसद ही नहीं बनते, बल्कि दल बदलकर प्रधानमंत्री तक देश में राजनेता बनते रहे हैं। दल बदलू की इस सोच पर आप दस्तक दें, इसलिए हमने रिसर्च की मदद ली। इतिहास को हमने खंगाला, जो ये बताता है कि हमारे देश में 1957 से 1967 के बीच में करीब 542 बार सांसदों, विधायकों ने अपने दल बदले हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो 1967 में चौथे आम चुनाव के पहले वर्ष में भारत में 430 बार सांसदों और विधायकों ने दल बदलने का एक रिकॉर्ड बनाया है। 1967 के बाद एक और रिकॉर्ड बना, जहां 16 महीने के भीतर दल बदलुओं ने 16 सरकारें गिराई हैं। ये अपने आप में राज्यों की सरकारें गिराने का एक रिकॉर्ड है। और उसी दौर में हरियाणा के विधायक गयालाल ने 15 दिन में, देखिए, 3 बार दल बदला। और दल बदल की हरियाणा की राजनीति में एक नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, जिसके बाद कहावत बनी, आया राम गया राम। साल 1998, 1999 में गोवा दल बदल और बदलती सरकारों के कारण सुर्खियों में रहा, जब 17 महीने में गोवा में 5 मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे। और ये भी दल बदल का वैसा ही एक उदाहरण था। वैसे दल बदलना हमेशा सबके लिए फायदे का सौदा नहीं होता, दल बदलने में भी दिमाग लगाना होता है। दल बदलने वाले कैसे अपने फायदे के लिए जनता का मजाक उड़ाते हैं, पहले सबूत राजस्थान से देखिए।
चुनाव जितू बस पासू राज बनू कांग्रेस में मंत्री बनू बस अभी कांग्रेस के माइन दरी उठावे को टेम आवे जना ने कुछ ऐसा मारो है कांग्रेस और पास ओजू चुनाव में मतलब अभी बहन जी को दोबारा टिकट नहीं आयो पहले ले टिकट बस पासू लियो जीतो ओजू टिकट लिया बहन जी को अरे पास ओजू चुनाव जीते और ओजू कांग्रेस में ओजू मंत्री में खेल में कोई कमी है क्या? राजस्थान में मंत्री राजेंद्र बूढ़ा दल बदल कर ही हर बार खेल करते आ रहे हैं। ऐसा ही खेल कई बार खिलाड़ी पर भारी भी पड़ता है, जिसमें सबसे प्रमुख चेहरा अभी यही इमरान मसूद है। कांग्रेस छोड़कर बड़ी हसरत के साथ अखिलेश यादव की पार्टी में आए, दल बदल कर ढिंढोरा पीट कर क्या बोले थे सुनिएगा। उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है, चुनाव बिल्कुल सीधा सीधा समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया और ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को हटाने का केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है समाजवादी पार्टी। लेकिन इमरान मसूद के साथ ही खेल हो गया। मसूद कांग्रेस छोड़ सोचे थे कि सहारनपुर की नकुड़ सीट से अखिलेश यादव के उम्मीदवार बनेंगे। समाजवादी पार्टी ने न इमरान मसूद को टिकट दिया, न इमरान के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले विधायक मसूद अख्तर को। हालत ये कि हफ्ते भर के भीतर कांग्रेस से सपा में आए इमरान मसूद को अब बीएसपी या फिर अपनी ही पुरानी पार्टी कांग्रेस से टिकट का आसरा है। दल बदलना भी सरल काम नहीं, क्योंकि गारंटी नहीं कि पार्टी बदले तो जीत की पार्टी चलती रहेगी, क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में 14.6% ही दल बदलने वाले चुनाव जीत पाए। 2012 में 8.4% दल बदलू चुनाव जीत पाए थे। 2007 और 2002 में 14.4% नेता ही दल बदलने के बाद विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाए। इस आधार पर दावा है कि 100 दल बदलने वाले नेताओं में करीब 15 ही इलेक्शन जीत पाते हैं। आप सोचेंगे अगर ऐसा है तो फिर नेता दल ही क्यों बदलते हैं? तो समझ लीजिए, दावा है कि जो नेता सही लहर का हिसाब लगाकर पार्टी बदलते हैं वो असल में फायदे में रहते हैं। 2007 में पार्टी बदलकर बीएसपी में आकर चुनाव लड़ने वाले हर नेता ने चुनाव जीत लिया था। 2012 में पाला बदलकर समाजवादी पार्टी में 68% नेताओं ने जीत हासिल की थी, जबकि 2017 में दल बदलकर बीजेपी में आने वाले 80% नेता चुनाव जीत गए थे। यानी सही लहर का अनुमान लगाकर जो चुनाव के मौसम का असली वैज्ञानिक होगा वही नेता फायदे में रहेगा, सब नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है। पार्टी बदलने की वजह पर जानकार बताते हैं कि अब वोटर नए चेहरों पर ज्यादा वोट करता है। पहले से चुनाव लड़ते आ रहे और चुनाव जीतते आ रहे विधायकों को यूपी में एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर जनता खारिज करने लगती है। ऐसे में टिकट कटने का खतरा ही दल बदल का क्या मौका देता है? आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 चुनावों में 40% मौजूदा विधायकों को ही पार्टियों ने टिकट दिया। 2012 में सिर्फ 1/3 लोगों को ही टिकट मिला जो पहले जीत चुके थे। 2017 में दोबारा चुनाव लड़ने वाले 30% नेता ही विधायक बन पाए थे। इसीलिए जब टिकट कटने की नौबत आती है तो विचार और विचारधारा को साइड करके नेता एक दल से कटकर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। आज तक ब्यूरो। हमारे देश में पिछले साल 40 अरबपति बढ़ गए हैं, 2 गुने लोग गरीब हो गए हैं। हमारे देश में नए अरबपति बने। 40 लोगों की संपत्ति देश के ही 40% लोगों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। लेकिन क्या अमीर और गरीब के बीच की इस खाई को भरने का कोई काम चुनावी घोषणा पत्रों में आता है? जबकि अब राजनीति में घोषणा पत्र की जगह दल नए नए नाम से मैनिफेस्टो लाने लगे हैं, नए तरीकों से जनता को लुभाने लगे हैं। भारत में जब अमीर और गरीब के बीच असंतुलन की खाई इतनी चौड़ी है कि 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 25 साल तक देश के हर बच्चे को स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा देने के लिए पर्याप्त है। अगर सबसे अमीर 10% लोगों पर 1% अतिरिक्त कर भी लगा दिया जाए तो देश को लगभग 70,70,000 अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकते हैं।
ऐसे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मुट्ठियों में अन्न रखकर हाथ आगे करके जनता के हित में किसानों के मुद्दे पर अन्न का संकल्प लेते हैं। सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्न संकल्प है। चुनाव के वक्त ऐसे संकल्प की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 8 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनका कोई न कोई रिश्ता खेती किसानी से है। समाजवादी पार्टी और हम अन्न संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं। हाथ में अन्न लेकर ये संकल्प वो अखिलेश कर रहे हैं जिनके मुख्यमंत्री रहते ही 2013 से 2016 के बीच उत्तर प्रदेश में 1335 किसानों खेतिहर मजदूरों ने खुदकुशी की। 2017 से 2020 के बीच भी उत्तर प्रदेश में 450 किसानों को जान देनी पड़ी। फिर क्या ऐसे अन्न संकल्प सिर्फ जनता को लुभाने का तरीका होता है? फैसला तो मतदाता करेंगे, लेकिन ये जरूर जान लीजिए कि लुभाने के लिए ही तरीके तरह तरह के होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस ने हाथ में गंगा जल लेकर जनता से वादा निभाने की बात कही कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज तक इस देश के सामने जो भी वादे किए हैं और उनका भाषण आप 10 साल उठाकर देख सकते हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करने का भी दम रखते हैं। ऐसे राजनेता क्यों करते हैं? क्या इसलिए ताकि नए नए तरीकों से वोटर को अपनी तरफ खींच सके? जैसे पहले घोषणा पत्र आते थे, अब नए नए नाम से वही घोषणा पत्र आते हैं। बीजेपी संकल्प पत्र लाती है। कांग्रेस ने इस बार यूपी के चुनाव में महिलाओं के लिए घोषणा पत्र को शक्ति विधान कहा। कई नेता घोषणा पत्र की जगह उसे अपना शपथ पत्र कहते हैं, लेकिन नाम बदलकर कितने वादे उन्हीं घोषणा पत्रों से पूरे होते हैं, जनता ये जानना चाहती है। आज तक ब्यूरो। 2014 में हमारे देश में बीजेपी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और उसी साल 3 विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में एक शब्द कहा, डबल इंजन की सरकार। यानी केंद्र की तरह राज्य में भी बीजेपी की सरकार रहे तो विकास ज्यादा। इसके बाद पिछले 8 वर्षों में 40 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। चुनावों पर सर्वे करने वाली संस्था CSDS ने एक सर्वे इसी डबल इंजन वाले नारे को लेकर किया। क्या वाकई हमारे देश की जनता डबल इंजन के फॉर्मूले पर वोट देती है? उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं। मोदी कंधे से कंधा मिलाकर ये डबल इंजन सरकार, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश में चाहे प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करें या फिर पार्टी का कोई भी दूसरा बड़ा नेता, बीजेपी के किसी भी स्टार प्रचारक का भाषण जिस एक शब्द के बिना पूरा नहीं होता, वो है डबल इंजन की सरकार। ये डबल इंजन सरकार बंगाल को सोनार बांग्ला बनाए, ऐसी सरकार बनाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा है। अखबार के विज्ञापन में भी बीजेपी डबल इंजन के कमाल जनता को गिनाती है और 2017 से पहले और बाद के फर्क को समझाते हुए सियासी वार भी करती है। लेकिन डबल इंजन के इस नारे से बीजेपी को कितना फायदा होता है? क्या केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार बनने से राज्य में विकास की रफ्तार दोगुनी हो जाती है? गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को टिकट दिए जाने पर अखिलेश ने तंज कसने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो है डबल इंजन। 2014 के बाद से बीजेपी जनता को केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार के फायदे गिनाती रही है। 2014 से मार्च 2018 तक बीजेपी की देश में 21 राज्यों में सरकार थी। कुछ राज्यों में बीजेपी तो कई में सहयोगी दलों की मदद से बीजेपी ने सत्ता पाई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसमें डबल इंजन की सरकार के वादे ने कोई भूमिका निभाई? उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ
जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। CSDS के सर्वे का निचोड़ ये कहता है कि 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को डबल इंजन सरकार के दांव का फायदा हुआ। लेकिन अगले ही साल 2015 में दिल्ली में जनता ने बीजेपी के डबल इंजन के नारे को नकार दिया। साल 2016 में असम में बीजेपी के लिए नारा काम कर गया, जहां पर वो चुनाव में चैलेंजर थी। लेकिन असम के साथ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में हुए चुनाव में डबल इंजन के नारे के पक्ष में समर्थन के बावजूद बीजेपी राज्य में कमजोर होने की वजह से हार गई। 2018 में राजस्थान में डबल इंजन के नारे से अधिकतर लोग सहमत दिखे, लेकिन फिर भी कांग्रेस को जीत मिली। वहीं त्रिपुरा में बीजेपी इस नारे के साथ पहली बार सरकार बनाने में कामयाब हुई। 2020 में दिल्ली में डबल इंजन के प्रति सकारात्मक रुख होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल को जीतने से बीजेपी रोक नहीं पाई, मगर अगले ही साल असम के चुनाव में डबल इंजन का नारा दोबारा जीत दिखाने में कामयाब रहा। इस तरह डबल इंजन की सरकार का नारा आकर्षक भले ही लगे, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अकेले ही ये नारा जीत की गारंटी नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यों में जनता क्षेत्रीय मुद्दों पर प्रमुखता से वोटिंग करती है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैराना का जिन्न दोबारा लौट आया है। योगी आदित्यनाथ ने आज कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन को हिंदुओं के पलायन का दोषी ठहराया। नाहिद को पुलिस पकड़ चुकी है। नाहिद इस समय जेल में है। समाजवादी पार्टी ने भी नाहिद की बहन को टिकट देने का ऐलान किया है, लेकिन जानकारों को ऐसा लगता है कि नाहिद को टिकट देकर अखिलेश ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी से उतरने वाले नाहिद हसन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटों का एक बार फिर से ध्रुवीकरण होने वाला है? क्योंकि जो नाहिद हसन बिगड़े बोल के लिए बदनाम है। साथियों, आपके बीच में ऐसे आदमी आते हैं, ये कहते हैं कि मुझे प्लस दे दो, मुझे ये मेरे पीछे ये लग जाओ, मेरे पीछे वो लग जाओ। क्या करेंगे हम उस प्लस का? वोट दे देंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि वो बिना दूध की भैंस है। चारा जरूर खिलाओगे उसे वोटों के इससे। जीन्स और जैकेट पहनने वाले जो नाहिद हसन किसानों को सरेआम भड़काते हैं। उन गद्दारों को भी याद रखना, चाहे वो कोई नेता है भारतीय जनता पार्टी का या कोई वो अधिकारी है जिसने आपकी तरफ इस किसान की तरफ आंख उठाने का काम करा हो। साथियों, आने वाले टाइम में जब भी आपको मौका मिलेगा उसको नेस्त नाबूद कर देना जाए। जिस नाहिद हसन को कैराना में हिंदुओं के पलायन का मास्टरमाइंड बीजेपी कहती है, जिस नेता की वजह से कहा जाता है कि कैराना में हिंदू ये घर बिकाऊ है लिखकर पलायन कर गए, क्या उसी नाहिद हसन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश का खेल बिगड़ने वाला है? समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। लेकिन इतना विवादित रिकॉर्ड होने के बावजूद समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की जब पहली लिस्ट निकली तो पहला नाम नाहिद हसन का ही था। लेकिन यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अखिलेश यादव को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा। लेकिन बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट चले गए और दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार नाहिद हुसैन के क्रिमिनल रिकॉर्ड को समाजवादी पार्टी ने सामने नहीं रखा। नाहिद हसन को लेकर के एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में रशाकसी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी पहले ही बदल दिया, लेकिन कैराना का मुद्दा और उसके साथ में नाहिद हसन को लेकर के बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेरती नजर आती है। साफ है कि कैराना एक बार फिर से 2022 के चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया।
तो सवाल सीधा है, आखिर नाहिद हसन कौन है जिसे समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा? मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीत होगी? योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीत होगी? योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ। नाहिद हसन को जानने के लिए आपको उनके उन बयानों को सुनना होगा जिसकी वजह से वो इतने विवादित हैं। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की छवि एक कट्टर नेता की है जो कब मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघ जाए उसे भी पता नहीं होता है। के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए, सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो। ये वीडियो उस वक्त का है जब नाहिद हसन मुस्लिमों से समाज के एक वर्ग का बाइकआउट करने की अपील कर रहे थे। नाहिद से जुड़े ऐसे सैकड़ों विवाद हैं जिनकी जड़ में उनके भड़काऊ बोल हैं, जिसकी झलक किसान आंदोलन के वक्त भी देखने को मिली। किसान तुझे प्रधानमंत्री बना सकता है, या कोई किसान तुझे सर तुझे बिगाड़ सकता है। और आज बुरा लंगर है और बुरा बिल्कुल है, तूने शेर के मुंह में हाथ दे दिया है। और नरेंद्र मोदी बचने वाले नहीं है, हमें सब पता है, तुम उसी दिल्ली में बैठे थे। प्रधानमंत्री को लेकर किसान आंदोलन के दौरान नाहिद हसन ये बयान दिया था, लेकिन नाहिद हसन का नफरती लाउड स्पीकर यही नहीं थमा, क्योंकि मायावती पर वो इससे पहले बड़ी बेशर्म टिप्पणी कर चुके हैं। साथियों, आपके बीच में ऐसे आदमी आते हैं, ये कहते हैं कि मुझे प्लस दे दो, मुझे ये मेरे पीछे ये लग जाओ, मेरे पीछे वो लग जाओ। क्या करेंगे हम उस प्लस का? वोट दे देंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि वो बिना दूध की भैंस है। चारा जरूर खिलाओगे उसे वोटों के इससे। साथियों, हमें उस पागल हाथी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो वो पागल हाथी हमारा पहले काम आया और ना आगे आने वाला है। तो समाजवादी पार्टी के इस नेता का रिकॉर्ड बहुत विवादित है और बदजुबानी करना इनका शक्ल। बावजूद इसके नाहिद हसन पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि हमेशा इनाम ही मिलता आया। इसका नतीजा ये हुआ कि नाहिद हसन सड़कों पर अपने ही राज्य की पुलिस और अफसरों को धमकाते, उनसे उलझते देखे गए। नाहिद हसन के तेवर देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन कैराना का इस समाजवादी पार्टी का विधायक अपनी इस तरह की हरकत से कई बार मुश्किल में पड़ चुका है। 11 महीने पहले के गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ और गिरफ्तारी के बाद नाहिद हसन का टिकट काटना पड़ा। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। समाजवादी पार्टी ने नाहिद की जगह भले ही उनकी बहन को टिकट दे दिया हो, लेकिन सवाल ये है कि नाहिद हसन को टिकट देकर क्या अखिलेश ने कैराना के जिन्न को दोबारा जिंदा तो नहीं कर दिया? अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम एकता को तार तार करके रख दिया। कैराना में हिंदुओं के पलायन ने इस घाव को और गहरा कर दिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास बदल गया। लेकिन किसान आंदोलन के बाद जब स्थिति बदलने लगी, ऐसे में नाहिद हसन को टिकट देने का मुद्दा उठाने से बीजेपी को कितना फायदा होगा? हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे।
जिस मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना को याद दिलाकर पश्चिमी यूपी में वोटों के कथित नुकसान को कम करने के लिए हाथ पैर मार रही थी। जानकारों की राय में अखिलेश यादव ने उसके इस काम को नाहिद हसन को टिकट देकर बेहद आसान कर दिया है। ऐसा क्यों है, अब इस तस्वीर को याद कीजिए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैराना दौरे की तस्वीर है। मुख्यमंत्री उस घर में बैठे हैं जिसमें रहने वाले हिंदुओं ने कथित तौर पर पलायन कर दिया था। डरना मत, बाबा के बगल में बैठे हो, कोई नहीं बिगाड़ मुख्यमंत्री ने बच्ची से ये पूछकर अपने उस वोटर को 2013 की याद दिलाने की कोशिश की जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए दंगे ने राज्य के सियासी समीकरण हमेशा के लिए बदल दिए थे और 2017 में बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाकर हर चुनौती को परास्त कर दिया था। मुजफ्फरनगर दंगा साल 2013 में छिड़खानी से शुरू हुआ और दो समुदायों के बीच दंगों में बदल गया। इस हिंसा और दंगे में कई लोगों की जान गई। इसके बाद साल 2016 में कैराना में कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर लिख दिया कि ये घर बिकाऊ है। उस वक्त कैराना से तत्कालीन सांसद हुकुम देव सिंह हिंदुओं के पलायन का आरोप लगाया था। दावा किया कि माफियाओं के दम पर हिंदुओं को कैराना से पलायन के लिए मजबूर किया गया। 2013 के बाद से पश्चिमी यूपी के चुनावों में ये दोनों मुद्दे हावी नजर आए। इसीलिए नाहिद हसन के टिकट पर छिड़े विवाद में बीजेपी को मौका दिख रहा है। उसे उम्मीद है कि जो जाट वोटर किसानों की वजह से उसे छिटक गया था वो उसके पास लौट सकता है। समाजवादी पार्टी दंगाइयों, अपराधियों, माफियाओं की संरक्षक है और श्री अखिलेश यादव जी का नाम उसने सबसे पहले लेने का काम करने में मुझे कोई संकोच नहीं। आज मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई कि इनकी पहली लिस्ट जो है जिसमें दंगाइयों को, अपराधियों को, माफियाओं को उन्होंने टिकट दिया। आज उन्होंने, मैंने सुना कि एक टिकट बदल करके उसी अपराधी की बहन को टिकट दे दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से ही पलायन का मुद्दा उठा था। बीजेपी ने संसद में इस मुद्दे को उठाने वाले हुकुम देव सिंह की बेटी मृगांका सिंह को उतारकर चुनाव को 80 बनाम 20 का करने की कोशिश की है। 2017 में मृगांका सिंह ने नाहिद हसन को कड़ी टक्कर दी थी। 37% वोट हासिल किए, 47% वोट नाहिद हसन को मिले थे। इसी नतीजों को पलटने के लिए पीएम से लेकर अमित शाह तक कैराना का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करना नहीं भूलते। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये वही प्रदेश है जहां पर दंगों का एक लंबा सिलसिला चला था, जहां पर सत्ता के संरक्षण में पाए हुए अराजक तत्वों के द्वारा कैराना और कांधला जैसे कस्बों से दर्जनों ऐसे कस्बे थे जहां पर व्यापक पैमाने पर बहुसंख्यक हिंदुओं को और व्यापारियों को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन आज हमें 24 महीने के अपने कार्यकाल को पूरा करने के समय इस बात की प्रसन्नता है कि हमने प्रदेश के इस परसेप्शन को बदला। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर कैराना में दोबारा हिंदू परिवारों को लौटाकर बीजेपी ने चुनाव से पहले इस मामले को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की थी। कैराना पलायन के आरोपी कई गैंगस्टर पहले ही मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। ऐसे में पलायन के घेरे में खड़े नाहिद हसन को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने नई मुसीबत मोल ले ली। आज तक ब्यूरो।